लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे यूथ विंग के लोग ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना, इस प्रकार से कैंप्स में हमें और सक्रिय होने की ज़रूरत है। तो वो ज़रूर जो है आने वाले जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी, लेकिन मतलब स्टॉक में जनरल जो है बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, बेड्स की ज़रूर कमी रही है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की हमने 1100 डॉक्टर्स की जो पोस्टें निकाली थी, 600 ने इंटरव्यू दिया और उसमें से 150 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। मुझे लगता है कि ये कमी नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात हो रही है और जिस तरीके से जो है वह सरकार, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने इस बीमारी को समझने में, उसके लिए उनको जो है उन्होंने जम्मू में दिक्कतें, जितने भी ज़्यादा मौतें हुई हैं, कुछ तो ओल्ड एज थे, तो ये जो टेक्निकल जो एक प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण जो है जो दिक्कत आती है और पूरा प्रेशर जो है जीएमसी पर, क्योंकि हम वोट नहीं मांगने गए थे, तो इसलिए झंडा अगर लगाया तो कोई बुरी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कोविड के हालातों की हम अक्सर बात करते ही हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, पर कोविड की जो सेकंड वेव है, जिस तरह से फर्स्ट वेव की बात करें, वो कोविड की सेकंड वेव फर्स्ट वेव से काफ़ी अलग है। इसमें लोगों को वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बेड्स की बात करें वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी कद्दावर नेता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, तो हम इन्हीं से जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पहले से तैयार नहीं थी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है स्टेट ऑब्जर्वर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग हैं अक्सर बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं कि वो ग्राउंड पर दिख नहीं रही है, लोगों के सवालात हैं, लोगों के इल्ज़ामात हैं कि बीजेपी नहीं दिख रही है ग्राउंड पर काम करते हुए। उसी सब के चलते बेड्स नहीं लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर पीएम केयर फंड्स में जो लोगों ने पैसे दिए थे, वेंटिलेटर्स की अगर बात करें वो वेस्टेज में, इन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ऐसी बात नहीं है, और बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जितना उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मद्देनज़र जो है, जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अपने जेपी नड्डा साहब ने कहा था, सेवा ही संगठन। उसके तहत क्या है कि लगातार पार्टी को, अलग अलग नेताओं को, उनको काम बांटे गए हैं। जैसे मैं कहूँगा जन जागरण का, आम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम मेरे ज़िम्मे आया जम्मू कश्मीर का। इसी तरीके से हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन करना, इसी तरीके से लोगों में जो अगर राशन की ज़रूरत है एनजीओ से कोऑर्डिनेट करना, या जो है बाकी जो इश्यूज़ हैं, जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स भी बांटे हैं और हम फील्ड में हैं। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि एसओपी के कारण, क्योंकि लॉकडाउन है, उस तरीके से जितना खुल के जो है जा सकते हैं वो भी एक कारण है, और दूसरा है कितना जाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि किसी तरीके से जो बीमारी फैले ना, तो ये दोनों बातों के बीच में ज़रूर जो है कुछ कमी रह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे यूथ विंग के लोग ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना, इस प्रकार से कैंप्स लग रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू में भी और कश्मीर में पूरा जो है फील्ड में है। लेकिन आपकी बात ये मैं मान सकता हूँ कि हमें और सक्रिय होने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर जो है आने वाले वक्त में करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो पहली वेव जो चली गई तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था, लेकिन यकदम इतना लगता नहीं था भी इतनी जल्दी दूसरी वेव आ जाएगी। और जिस तरीके से इसने अपनी शक्ल भी बदली है, और जो एक बीमारी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग बनी, जो समझ आई, उसके अलावा बड़ी जो है कई बातें जो है इसने अपना आप को शक्ल बदलने के कारण जो हो गई है, तो वो उसके कारण प्रॉब्लम ज़रूर आई है। लेकिन है जैसे ऑक्सीजन की कमी आ गई, यकदम ऑक्सीजन, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पूरे क्राइसिस आ गए। मतलब ऐसी हमारी थोड़े हालात जम्मू कश्मीर में ठीक रहे, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा क्राइसिस नहीं आए। एक दो जगह से ज़रूर बातें आई पे नहीं, चाहे ऑक्सीजन की कमी से है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है अभी। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पेशेंट्स के अटेंडेंट लगातार जो बाहर आते हैं, उनकी यही शिकायत होती है कि ऑक्सीजन नहीं मिला उनको टाइम पर, बेड नहीं मिला उनको टाइम पर। हाँ, उसमें बेड की ज़रूर कमी है, ऑक्सीजन की कभी कभी रही होगी उसमें, क्योंकि उसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कठुआ की बात है, क्योंकि कठुआ पार्टी ने मुझे कठुआ डिस्ट्रिक्ट दिया था देखने के लिए, तो वहाँ मेरे पास एक आया कि आप मुझे वहाँ सिलेंडर चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जो है डीसी ने जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रीज उन्होंने कहा कि आप जो है सिलेंडर जो है
वो हमारी परमिशन के बिना नहीं देंगे, क्योंकि ताकि वो ब्लैकमेल ना हो, कुछ ना हो। तो ज़रूर मैं डीसी से बात की और इमीडिएटली उनको 2 सिलेंडर मिल गए। इस प्रकार की जो प्रोसीजरल कोई कमियां थी उसके कारण दिक्कत ज़रूर आई होगी, लेकिन मतलब स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और वो जो थोड़ा बहुत अंदेशा था अभी कमी रह सकती है, आने वाले वक्त में जब इस प्रकार की बात है उसके लिए भी तैयारी हो रही है। और जो आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जनरल जो है बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। बेड्स की ज़रूर कमी रही है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। और अगर थी तो प्रोसीजरल कोई कमी रही होगी जिसके कारण वो देर सवेर हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का क्राइसिस, अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, जो वेंटिलेटर्स हैं जो नहीं यूज़ में लाए जा रहे हैं, आखिर लोगों ने अपने पैसे दिए हैं, उसमें आप देखिए इसमें मेरी एलजी साहब से भी बात हुई और जैसे भी जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात होती है, इनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। वेंटिलेटर को चलाने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ पड़े हैं, जैसे हमारे बसोली में, बिलावर में वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उनको टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जैसे अभी एलजी साहब कह रहे थे, मैंने कहा कहते कि हमने 1100 डॉक्टर्स की जो पोस्टें निकाली थी, 600 ने इंटरव्यू दिया और उसमें से 150 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये टेक्निकल आस्पेक्ट है जिसके कारण जो है ये और मिसमैच हो रहा है। लेकिन है कि वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, और हमने वो रास्ता निकाल रहे हैं कि कुछ को जो एक जो लोगों को ट्रेनिंग दे के जो मिनिमम ट्रेनिंग दे के कैसे किया जा सकते हैं। सरकार की ओर से ये भी कोशिश हुई कि रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, रिटायर जो लोग हैं वो भी डर के मारे नहीं आ रहे। चलिए आपकी बात यहाँ पर मान लेते हैं, बट जो कोविड-1 में जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जॉब कर रहा था, उनको कोविड से हालात ठीक होते ही उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, ऐसे क्यों? अगर स्टाफ की अभी कमी महसूस हो रही है तो उस टाइम उन्हें नहीं निकाला जाता? हाँ, उसमें जो उनको इमरजेंसी में कुछ लोगों को उन्होंने लगाया था, एडहॉक बेसिस पर लगाया था, टेम्परेरीली लगाया था, तो उनको सबसे ली जा सकती थी। और इन दी मीन वाइल ये कोशिश होनी चाहिए थी कि उसका जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर रहता है, उसमें कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स रहते हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद ही परमानेंट जॉब मिलती है। तो उस पर तो वो ये नहीं हुआ था। हाँ, इससे टाइम में जो 2-3 महीने मिले, इसमें हो जाता तो शायद हमें इतने क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ता। उसमें ज़रूर कमी रही होगी, लेकिन हाँ, ये जो अगर लैप्स हुआ है इसमें अभी सरकार जो है ज़रूर इस पर नज़र डाल रही है, ये हमें पूरा विश्वास है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये कमी नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात हो रही है। और जिस तरीके से जो है मैं सरकार से भी कहूँगा और आम जो जैसे टेक्निक स्टाफ है उनको कहे भी इस पर जो एक तो है सरकारी नौकरी, लेकिन एक साथ है भी इस समय इंसानियत के नाते भी हमें आगे आना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए ऐसे लोग जो अगर सेवा मुहैया कर रहे हैं वो सेवा जो है देने वालों को टाइम रहते हुए उनको जो है उनको अगर परमानेंट, क्यों नौजवान है, अगर टेक्निक स्टाफ है, नर्स है, जो बाकी टेक्निक स्टाफ है, उसको जो है नौकरी भी मिले, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो वो सरकार को करना चाहिए। सर, जहाँ पर हम लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जम्मू से कल 54 डेथ सामने है और कश्मीर से 19। इतना बड़ा गैप क्यों है कि कश्मीर से कम है और जम्मू से ज़्यादा? देखिए, जम्मू में मैंने देखा पिछले बार कश्मीर का ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने इस बीमारी को समझने में, उसके लिए उनको जो है उन्होंने समझ लिया है। जम्मू में मैंने दिक्कतें जितने भी ज़्यादा मौतें हुई हैं, कुछ तो ओल्ड एज थे, डायबिटिक थे, जब मरीज़ थे, कुछ जो नौजवान अगर मौतें हुई हैं तो लोगों ने उस बीमारी को छुपाया है, जिसको मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि बीमारी को छुपाओ नहीं। अगर छोटा मोटा बुखार है आपको, अगर आपको जो है खांसी है, ज़ुकाम है, कोई भी आपको दिक्कत इस वक्त आती है तो इमीडिएटली टेस्ट करवाइए। पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट कराओ। आप अपनी भी जान को खतरे में डाल रहे हैं और लोगों की जान को भी खतरा डाल रहे हैं। ये कमी यहाँ रही है जिसके कारण बहुत सी मौतें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। आज भी जो एक नौजवान लड़की जो है बेचारी लेडी, उसकी डेथ हो गई दयाला चक में। तो ये जो है, और दूसरी बात है कि आप जो टोटके चलते हैं उस पर मत जाइए। मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई न लें, पूजा पाठ करें, इबादत करें, जो करना है आप करें, पाठ करें, जो भी करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेके ही दवाई लें और परहेज़ करें। परहेज़ करोगे तो बच पाएंगे हम। अगर हम मास्क पहन के रखें, हाथ बार बार धोएं और हर जगह घूमें नहीं, बहुत ज़रूरी हो तभी जो है लोगों आप बाज़ार जाएं। अगर ये करेंगे तो तभी हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और लोगों की जान को भी बचा सकते हैं। सर, अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने जम्मू की, तो वहाँ पर देखें जो भी पेशेंट्स हैं पुंछ, रजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा का, सबको रेफ़र करके यहाँ पर लाया जाए। अगर सबको यहीं पे आना, जो हमने डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है वहाँ पे इतनी कमियाँ क्यों हैं?
अगर हम उनकी भी बात सुने, उनका कहना यह है कि हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनको यहाँ पर रेफ़र किया जाता उनका उपचार वहीं पर कर दिया जाए ताकि इस हॉस्पिटल का भी बर्डन कम हो सके? देखिए, जब हमारी सरकार केंद्र में और जम्मू कश्मीर में आई तो यही आइडिया था। 6 जो मेडिकल कॉलेजेस इसीलिए जो बने थे यहाँ पर, ताकि जो जीएमसी के ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो नहीं के बराबर है। जितना भी बर्डन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर, जीएमसी के ऊपर है। जब वहाँ सौरा के वहाँ फिर भी सौरा है, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक है। तो ये था, लेकिन जितना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना स्टाफ चाहिए, उसमें कमी है। अभी एम्स जो देने की बात थी उसके पीछे यही था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कि यहाँ की हेल्थ जो, और जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले, 2 एस्टैब्लिश हुए, उसका ये था। लेकिन अभी जैसे बिल्डिंग बन रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो ये जो टेक्निकल जो एक प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण जो है जो दिक्कत आती है और पूरा प्रेशर जो है जीएमसी पर आ जाता है। जैसे मेरे अपने रियल कज़न डॉक्टर स्वतंत्र जो है वो बीमार हो गए, उनका ऑक्सीजन अब 86 तक चला गया, फिर उनको जीएमसी में ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर वेंटिलेटर इस प्रकार की जो है सुविधा जो है रजौरी में नहीं थी, करना पड़ा। तो इसलिए वहाँ पर करने की ज़रूरत है और सरकार मुझे लगता है इसको प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। और जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स जो वहाँ शुरू हो गए हैं, जो है अलग अलग जो जिलों में हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो कमियां के कारण जो थोड़ा सबक आया है वो मुझे पर सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सर, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें, लगातार पहले तो एनजीओ सामने आई थी खाना देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले का जो वीडियो वायरल हुआ है, जब सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर एक लंगर लगाया जा रहा था, लोगों को खाना दिया जा रहा था, पर उस पर एक झंडा लगाया था जो बीजेपी का था, जिसकी वजह से एक महिला नाराज़ हो गई। उनका कहना ये था कि यहाँ पर भी इनको अपनी पार्टी के नाम की पड़ी है। आप इन सब पे क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल वर्क में लगी है, तो डेफिनेटली लोग पूछते भी हैं कि आप कहाँ हो भाई, जैसे आप भी प्रश्न करते हैं बीजेपी कहाँ है। तो उस दिखने के लिए मेरा चेहरा, मैं जाऊँगा शायद मुझे पहचान ले पे बीजेपी का व्यक्ति है, लेकिन आम कार्यकर्ता जब जाता है तो उसको लगता है यार झंडा होगा तो लोगों को लग जाएगा, क्योंकि हम वोट नहीं मांगने गए थे। तो इसलिए झंडा अगर लगाया तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, चीप पॉपुलैरिटी जो है उससे बचना चाहिए, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। चीप पॉपुलैरिटी, जब कोई नारेबाजी, ये करना वो करना, इसलिए नहीं। हमारा युवा मोर्चा जो है अगर ब्लड डोनेट कर रहा है और प्लाज्मा डोनेट कर रहा है और वो लगातार कर रहा है, तो इस समय उसका कौन दे रहा है? नौजवान, आम नौजवान दे रहा है, जब पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, पार्टी की जो इंस्पिरेशन से दे रहे हैं, तो अगर कहीं झंडा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, चीप पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त के क्राइसिस में वो सही नहीं है, और मुझे पूरा जो भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार की जो है छोटी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जहाँ पर हम एमपी जुगल किशोर शर्मा जी की बात करते हैं, जिन्हें लोगों ने ही चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने ही उनको चुना है, बट यहाँ पर वो दिखाई नहीं दिए। जब वो दिखाई देते हैं तो वो मीडिया कर्मियों से इस तरह से बात करते हैं कि आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है। जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है, ये लोगों के सवाल थे, वो सवाल से बचने के लिए इस तरह का कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और मेरे पास जो फंड था वो मैंने खर्च कर दिया हुआ है। तो अगर लोगों को अभी इस फंड की ज़रूरत है तो क्या वो लोगों को ये प्रोवाइड नहीं कर सकते? देखिए, मैंने वो वीडियोस देखा है जिस प्रकार की बात है, किसी मीडिया कर्मी से उनसी बात हो रही थी। देखिए, आपको शायद ध्यान में होगा, पिछली बार जब पिछली वेव में जोगल जी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, क्योंकि वो बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं। इस वक्त भी अभी सांबा में, बाकी जगहों पर, जम्मू में भी और रजौरी पुंछ का भी मैं सुन रहा था कि वो जो है वहाँ पर गए हैं, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग, वहाँ भी उन्होंने बताया। तो लगा संपर्क में। हाँ, मीडिया से थोड़ा अगर वो दूर रहे होंगे तो हो सकता है उसके कारण ये इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट हो गया, वो नहीं जा रहे। तो लेकिन है कि जो बात उस समय हो रही थी, क्योंकि एक तो है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म्स के आधार के अगर कोई आप तीखे से तीखा भी प्रश्न कोई पूछे तो उसका जवाब देना चाहिए, और देते भी हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ जो है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए करे तो उससे मुझे लगता है शायद उस कारण से कोई बात हुई होगी। लेकिन है कि जुगल जी काफ़ी एक्टिव हैं और अभी भी लोगों में हैं। हमारी लगातार जो है पहले तो फिज़िकल मीटिंग्स हो रही थी, फिर जो है ऑनलाइन और जो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा भी, और हम लगातार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी जहाँ तक फंड्स की बात रही, क्योंकि आपको याद होगा प्रकाश जावड़ेकर जी का एक आया था, जो उन्होंने कहा था फिर 2 साल से जो है जो एमपी का जो लैड फंड है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स के पिछले फंड्स बचे थे जो उन्होंने खर्चे नहीं किए थे, वो खर्च उन्होंने जो है दे दिए।
उसमें कई हैं, उसमें हमारी पार्टी के भी लोग हैं और उसमें जो है दूसरी पार्टीज़ के शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दिए हैं। तो वो पुराना बचा हुआ फंड्स थे जो उन्होंने दिए हैं। लेकिन जुगल जी का फंड जो है लगभग उन्होंने सारा पहले से लैप्स कर दिया। उनको ध्यान में था नहीं कि इस प्रकार का क्राइसिस आ जाएगी तो मैं तब दूंगा। लेकिन जुगल जी का लगातार मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बाकी जो है उसके साथ रब्ता है, लोगों से रब्ता है, मेडिकल स्टाफ यहाँ का जो उसके रब्ता है वो कर रहे हैं। तो लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है सिर्फ पॉलिटिकली जो बात नहीं है, ये सामाजिक और इंसानियत की बात है जिसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं। चलिए सर, आपकी पार्टी के बारे में सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा विक्रम रंधावा जी और जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं उनके बीच में जो क्लैश आया पिछले दिनों में, क्या बैठ के बात नहीं हो सकती थी? क्या ये जो बातें हैं पार्टी में, किस तरह का माहौल था कि इन बातों को बाहर आना पड़ा? और पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की गई और बाद में माफ़ी मांगी गई कि ये मेरे भाई हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा क्लैश क्यों आया पार्टी में? हाँ, आप सही कह रही हैं कि बातें जो हैं बैठ के भी हो सकती हैं और उसका तरीकाकार भी रहता है, उसमें ज़रूर कमी रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त आपने देखा होगा चीज़ें अभी थोड़ी संभल गई हैं, तो आने वाले वक्त में इस प्रकार की बात ना हो, हम इस पर जो है हमें ये भरोसा है। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हुई। अरे डेफिनेटली, जब पार्टी के फोरम के बाद जब बातें जाती हैं तो डेफिनेटली उसका जो नुकसान तो होता ही है। सर, जिस तरह से आज चमन लाल जी नहीं रहे तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चमन लाल जी पहली पीढ़ी के नेता थे जो आज़ादी के बाद के, और जम्मू कश्मीर में जो लगातार 1953 से लेकर 1947 के बाद जो यहाँ पर जो लगातार आंदोलन, इंटीग्रेशन का आंदोलन था, उसमें जो सम्मिलित थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त भी जब उन्होंने सत्याग्रह था, वो तब नौजवान थे। SNA यहाँ पर हुई, स्टूडेंट नेशनल एसोसिएशन, जब पहली बार तिरंगा यहाँ चढ़ा तो उस एजिटेशन में वो थे और लगातार वो मंत्री भी रहे और पार्टी को आगे ले जाने में उनका काफ़ी रोल रहा और आखिरी दम तक वो एक्टिव थे। तो ऐसे चमन जी आज नहीं हैं। डेफिनेटली उनके जो उन्होंने काम किया है उसको लोग याद रखेंगे। तो मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, जाते हुए हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि वो स्थिति बन चुकी है जब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें जो स्टेटहुड उनसे लिया गया था, क्या उन्हें वापस दिया जाना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि स्टेटहुड मिलेगी और मुझे लगता है जल्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ख़ास जो है माहौल में, परिस्थितियों में ये बात हुई थी। क्योंकि बात ये ध्यान में रहना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है ये प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान द्वारा जब उसको डील करने के लिए क्या था कि हम सरकार में तो हम देखते थे कि मीटिंग में एक बात होती थी और मीटिंग के पीछे दूसरी बातें होती। SSP को प्रेशर, SHO के ऊपर प्रेशर, पत्थरबाजों को छोड़ना है, उसको छोड़ दो, उसको ये कर दो, इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती थी। तो टेररिज्म को डील करने के लिए केंद्र ने कहा कि उसका क्या रास्ता हो सकता है, तो वही है कि जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस जो है सेंटर के होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहे, उसका लाभ हुआ है। लेकिन ये कोई परमानेंट जो बात थी, फीचर बन जाएगा कि जम्मू कश्मीर यूटी ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अल्टीमेटली स्टेटहुड होगी और जब भी हालात ठीक होते हैं तो मुझे लगता है पूरा यहाँ स्टेटहुड भी आएगा और इलेक्शंस भी होंगे और पॉपुलर सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बातचीत सुनी, हमारे साथ है अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी काम नहीं कर रही है, कुछ कमियां हैं। जिस तरह से कुछ कमियां रहती हैं सरकारों में, उसी तरह की कुछ कमियां। और बात की जाए यहाँ पर स्टेटहुड की, जो सबसे बड़ा सवाल था जिसके बारे में जनता जानना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो स्टेटहुड है वो बहाल किया जाएगा। चलिए देखते हैं और कितनी देर लगेगी स्टेटहुड में, जिस तरह से लोग भी चाहते हैं कि अब स्टेटहुड का दर्जा उन्हें वापस दिया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान जम्मू से। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से कोविड के हालातों की हम अक्सर बात करते ही हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, पर कोविड की जो सेकेंड वेव है, जिस तरह से फर्स्ट वेव की बात करें, वो कोविड की सेकंड वेव फर्स्ट वेव से काफ़ी अलग है। इसमें लोगों को वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बेड्स की बात करें वो उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, फॉर्मर डिप्टी CM रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी कद्दावर नेता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, तो हम इन्हीं से जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पहले से तैयार नहीं थी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है स्टेट ऑब्जर्वर में। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग हैं अक्सर बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं कि वो ग्राउंड पर दिख नहीं रही है, लोगों के सवालात हैं, लोगों के इल्ज़ामात हैं कि बीजेपी नहीं दिख रही है ग्राउंड पर काम करते हुए। उसी सब के चलते बेड्स नहीं लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर पीएम केयर फंड्स में जो लोगों ने पैसे दिए थे वेंटिलेटर्स की अगर बात करें वो वेस्टेज में, इन सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ऐसी बात नहीं है, और बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जितना उसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मद्देनज़र जो है, जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अपने जेपी नड्डा साहब ने कहा था, सेवा ही संगठन। उसके तहत क्या है कि लगातार पार्टी को, अलग अलग नेताओं को, उनको काम बांटे गए हैं। जैसे मैं कहूँगा जन जागरण का, आम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम मेरे ज़िम्मे आया जम्मू कश्मीर का। इसी तरीके से हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेशन करना, इसी तरीके से लोगों में जो अगर राशन की ज़रूरत है एनजीओ से कोऑर्डिनेट करना, या जो है बाकी जो इश्यूज़ हैं, जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स भी बांटे हैं और हम फील्ड में हैं। और लेकिन एक बात ज़रूर है कि एसओपी के कारण, क्योंकि लॉकडाउन है, उस तरीके से जितना खुल के जो है जा सकते हैं वो भी एक कारण है, और दूसरा है कितना जाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि किसी तरीके से जो बीमारी फैले ना, तो ये दोनों बातों के बीच में ज़रूर जो है कुछ कमी रह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे यूथ विंग के लोग ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना, इस प्रकार से कैंप्स लग रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट हम कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जम्मू में भी और कश्मीर में पूरा जो है फील्ड में है। लेकिन आपकी बात ये मैं मान सकता हूँ कि हमें और सक्रिय होने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर जो है आने वाले वक्त में करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो पहली वेव जो चली गई तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था, लेकिन यकदम इतना लगता नहीं था भी इतनी जल्दी दूसरी वेव आ जाएगी। और जिस तरीके से इसने अपनी शक्ल भी बदली है, और जो एक बीमारी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग बनी, जो समझ आई, उसके अलावा बड़ी जो है कई बातें जो है इसने अपना आप को शक्ल बदलने के कारण जो हो गई है, तो वो उसके कारण प्रॉब्लम ज़रूर आई है। लेकिन है जैसे ऑक्सीजन की कमी आ गई, यकदम ऑक्सीजन, जिसके कारण आपने देखा होगा कि पूरे क्राइसिस आ गए। मतलब ऐसी हमारी थोड़े हालात जम्मू कश्मीर में ठीक रहे, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा क्राइसिस नहीं आए। एक दो जगह से ज़रूर बातें आई पे नहीं, चाहे ऑक्सीजन की कमी से है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है अभी। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल जो पेशेंट्स के अटेंडेंट लगातार जो बाहर आते हैं उनकी यही शिकायत होती है कि ऑक्सीजन नहीं मिला उनको टाइम पर, बेड नहीं मिला उनको टाइम पर। हाँ, उसमें बेड की ज़रूर कमी है, ऑक्सीजन की कभी कभी रही होगी उसमें, क्योंकि उसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे कठुआ की बात है, क्योंकि कठुआ पार्टी ने मुझे कठुआ डिस्ट्रिक्ट दिया था देखने के लिए, तो वहाँ मेरे पास एक आया कि आप मुझे वहाँ सिलेंडर चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जो है डीसी ने जितने भी प्राइवेट फैक्ट्रीज उन्होंने कहा कि आप जो है सिलेंडर जो है वो हमारी परमिशन के बिना नहीं देंगे, क्योंकि ताकि वो ब्लैकमेल ना हो, कुछ ना हो। तो ज़रूर मैं डीसी से बात की और इमीडिएटली उनको 2 सिलेंडर मिल गए। इस प्रकार की जो प्रोसीजरल कोई कमियां थी उसके कारण दिक्कत ज़रूर आई होगी, लेकिन मतलब स्टॉक में कोई कमी नहीं है। और वो जो थोड़ा बहुत अंदेशा था अभी कमी रह सकती है, तो अभी जैसे जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जैसे अभी जैसे आप कह रहे हैं कि पीक अभी आया नहीं है, तो इसलिए आगे आने वाले वक्त में जब इस प्रकार की बात है उसके लिए भी तैयारी हो रही है। और जो आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें जनरल जो है बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। बेड्स की ज़रूर कमी रही है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, और अगर थी तो प्रोसीजरल कोई कमी रही होगी जिसके कारण वो देर सवेर हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का क्राइसिस। अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, जो वेंटिलेटर्स हैं जो नहीं यूज़ में लाए जा रहे हैं, आखिर लोगों ने अपने पैसे दिए, उसमें आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जो नाकामयाबी है वो कहाँ पर सामने आई है? देखिए, इसमें मेरी एलजी साहब से भी बात हुई, और जैसे भी जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात होती है, इनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। वेंटिलेटर को चलाने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ पड़े हैं, जैसे हमारे बसोली में, बिलावर में वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उनको टेक्निकल स्टाफ नहीं है। जैसे अभी एलजी साहब कह रहे थे, मैंने कहते कि हमने 1100 डॉक्टर्स की जो पोस्टें निकाली थी, 600 ने इंटरव्यू दिया और उसमें से 150 लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसके कारण जो है ये और मिसमैच हो रहा है। लेकिन है कि वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है, और हमने वो रास्ता निकाल रहे हैं कि कुछ को जो है एक जो लोगों को ट्रेनिंग दे के, जो मिनिमम ट्रेनिंग दे के कैसे किया जा सकते हैं। सरकार की ओर से ये भी कोशिश हुई कि रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं
डायरेक्ट रिटायर जो लोग हैं वो भी डर के मारे नहीं आ रहे। चलिए आपकी बात यहाँ पर मान लेते हैं, बट जो कोविड-1 में जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर जॉब कर रहा था, उनको कोविड से हालात ठीक होते ही उनको उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया, ऐसे क्यों? अगर स्टाफ की अभी कमी महसूस हो रही है तो उस टाइम उन्हें नहीं निकाला जाता? हाँ, उसमें जो उनको इमरजेंसी में कुछ लोगों को उन्होंने लगाया था, एडहॉक बेसिस पर लगाया था, टेम्परेरीली लगाया था, तो उनको सब्सिडी ली जा सकती थी। और इन दी मीन वाइल ये कोशिश होनी चाहिए थी कि उसका जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर रहता है, उसमें कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स रहते हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद ही परमानेंट जॉब मिलती है। तो उस पर तो वो ये नहीं हुआ था। हाँ, इससे टाइम में जो 2-3 महीने मिले इसमें हो जाता तो शायद हमें इतने क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ता, उसमें ज़रूर कमी रही होगी। लेकिन हाँ, ये जो अगर लैप्स हुआ है इसमें अभी सरकार जो है ज़रूर इस पर नज़र डाल रही है, ये हमें पूरा विश्वास है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये कमी नहीं आएगी, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात हो रही है। और जिस तरीके से जो है मैं सरकार से भी कहूँगा और आम जो जैसे टेक्निक स्टाफ है उनको कहे भी इस पर जो एक तो है सरकारी नौकरी, लेकिन एक साथ है भी इस समय इंसानियत के नाते भी हमें आगे आना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए ऐसे लोग जो अगर सेवा मुहैया कर रहे हैं वो सेवा जो है देने वालों को टाइम रहते हुए उनको जो है उनको अगर परमानेंट, क्यों नौजवान है, अगर टेक्निक स्टाफ है, नर्स है, जो बाकी टेक्निक स्टाफ है, उसको जो है नौकरी भी मिले, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी, तो वो सरकार को करना चाहिए। सर, जहाँ पर हम लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जम्मू से कल 54 डेथ सामने है और कश्मीर से 19। इतना बड़ा गैप क्यों है कि कश्मीर से कम है और जम्मू से ज़्यादा? देखिए, जम्मू में मैंने देखा पिछले बार कश्मीर का ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने इस बीमारी को समझने में, उसके लिए उनको जो है उन्होंने समझ लिया है। जम्मू में मैंने दिक्कतें जितने भी ज़्यादा मौतें हुई हैं, कुछ तो ओल्ड एज थे, डायबिटिक थे या मरीज़ थे, कुछ जो नौजवान अगर मौतें हुई हैं तो लोगों ने उस बीमारी को छुपाया है, जिसको मैं आपके माध्यम से लोगों से कहूँगा कि बीमारी को छुपाओ नहीं। अगर छोटा मोटा बुखार है आपको, अगर आपको जो है खांसी है, ज़ुकाम है, कोई भी आपको दिक्कत इस वक्त आती है तो इमीडिएटली टेस्ट करवाइए। पहले तो अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट कराओ। आप अपनी भी जान को खतरे में डाल रहे और लोगों की जान को भी खतरा डाल रहे। ये कमी यहाँ रही है जिसके कारण बहुत सी मौतें हुई हैं, अभी भी हो रही हैं। आज भी जो एक नौजवान लड़की जो है बेचारी लेडी, उसकी डेथ हो गई दयाला चक में। तो ये जो है, और दूसरी बात है कि आप जो टोटके चलते हैं उस पर मत जाइए। मैं कहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई न लें, पूजा पाठ करें, इबादत करें, जो करना है आप करें, पाठ करें, जो भी करें, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेके ही दवाई लें और परहेज़ करें। परहेज़ करोगे तो बच पाएंगे हम। अगर हम मास्क पहन के रखें, हाथ बार बार धोएं और हर जगह घूमें नहीं, बहुत ज़रूरी हो तभी जो है लोगों में आप बाज़ार जाएं। अगर ये करेंगे तो तभी हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और लोगों की जान को भी बचा सकते हैं। सर, अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने जम्मू की, तो वहाँ पर देखें जो भी पेशेंट्स हैं पुंछ, राजौरी, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा का, सबको रेफ़र करके यहाँ पर लाया जाए। अगर सबको यहीं पे आना, जो हमने डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है वहाँ पे इतनी कमियाँ क्यों हैं? अगर हम उनकी भी बात सुने, उनका कहना यह है कि हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उनको यहाँ पर रेफ़र किया जाता उनका उपचार वहीं पर कर दिया जाए ताकि इस हॉस्पिटल का भी बर्डन कम हो सके? देखिए, जब हमारी सरकार केंद्र में और जम्मू कश्मीर में आई तो यही आइडिया था। 6 जो मेडिकल कॉलेजेस इसीलिए जो बने थे यहाँ पर, ताकि जो जीएमसी के ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो नहीं के बराबर है। जितना भी बर्डन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर, जीएमसी के ऊपर है। जब वहाँ सौरा के वहाँ फिर भी सौरा है, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक है। तो ये था, लेकिन जितना उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना स्टाफ चाहिए, उसमें कमी है। अभी एम्स जो देने की बात थी उसके पीछे यही था, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, कि यहाँ की हेल्थ जो, और जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले, 2 एस्टैब्लिश हुए, उसका ये था। लेकिन अभी जैसे बिल्डिंग बन रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल स्टाफ नहीं है, तो ये जो टेक्निकल जो एक प्रॉब्लम्स हैं, इसके कारण जो है जो दिक्कत आती है और पूरा प्रेशर जो है जीएमसी पर आ जाता है। जैसे मेरे अपने रियल कज़न डॉक्टर स्वतंत्र जो है वो बीमार हो गए, उनका ऑक्सीजन अब 86 तक चला गया, फिर उनको जीएमसी में ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले वहाँ पर वेंटिलेटर इस प्रकार की जो है सुविधा जो है राजौरी में नहीं थी, करना पड़ा। तो इसलिए वहाँ पर करने की ज़रूरत है और सरकार मुझे लगता है इस बार प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। और जैसे ऑक्सीजन प्लांट्स जो वहाँ शुरू हो गए हैं,
जो है अलग अलग जो जेलों में हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो कमियां के कारण जो थोड़ा सबक आया है वो मुझे पर सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। सर, अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें, लगातार पहले तो एनजीओ सामने आई थी खाना देने के लिए। अभी कुछ दिन पहले का जो वीडियो वायरल हुआ है, जब सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर एक लंगर लगाया जा रहा था, लोगों को खाना दिया जा रहा था, पर उस पर एक झंडा लगाया था जो बीजेपी का था, जिसकी वजह से एक महिला नाराज़ हो गई। उनका कहना ये था कि यहाँ पर भी इनको अपनी पार्टी के नाम की पड़ी है। आप इन सब पे क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल वर्क में लगी है, तो डेफिनेटली लोग पूछते भी हैं कि आप कहाँ हो भाई। जैसे आप भी प्रश्न करते हैं बीजेपी कहाँ है, तो उस दिखने के लिए मेरा चेहरा मैं जाऊँगा, शायद मुझे पहचान ले पे बीजेपी का व्यक्ति है, लेकिन आम कार्यकर्ता जब जाता है तो उसको लगता है यार झंडा होगा तो लोगों को लग जाएगा, क्योंकि हम वोट नहीं मांगने गए थे, तो इसलिए झंडा अगर लगाया तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, चीप पॉपुलैरिटी जो है उससे बचना चाहिए, ये हमने अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। चीप पॉपुलैरिटी, जब कोई नारेबाजी ये करना वो करना, इसलिए नहीं। हमारा युवा मोर्चा जो है अगर ब्लड डोनेट कर रहा है और प्लाज्मा डोनेट कर रहा है और वो लगातार कर रहा है, तो इस समय उसका कौन दे रहा है? नौजवान, आम नौजवान दे रहा है, जब पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, पार्टी की जो इंस्पिरेशन से दे रहे हैं, तो अगर कहीं झंडा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, चीप पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त के क्राइसिस में वो सही नहीं है, और मुझे पूरा जो भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार की जो है छोटी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जहाँ पर हम एमपी जुगल किशोर शर्मा जी की बात करते हैं, जिन्हें लोगों ने ही चुना है, अपना रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने ही उनको चुना है, बट यहाँ पर वो दिखाई नहीं दिए। जब वो दिखाई देते हैं तो वो मीडिया कर्मियों से इस तरह से बात करते हैं कि आपको पब्लिसिटी चाहिए, आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है। जब उनसे पूछा जाता है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है, ये लोगों के सवाल थे, वो सवाल से बचने के लिए इस तरह का कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और मेरे पास जो फंड था वो मैंने खर्च कर दिया हुआ है। तो अगर लोगों को अभी इस फंड की ज़रूरत है तो क्या वो लोगों को ये प्रोवाइड नहीं कर सकते? देखिए, मैंने वो वीडियोस देखा है जिस प्रकार की बात है, किसी मीडिया कर्मी से उनसी बात हो रही थी। देखिए, आपको शायद ध्यान में होगा, पिछली बार जब पिछली वेव में जुगल जी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, क्योंकि वो बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं। इस वक्त भी अभी सांबा में, बाकी जगहों पर, जम्मू में भी और रजौरी पुंछ का भी मैं सुन रहा था कि वो जो है वहाँ पर गए हैं, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग, वहाँ भी उन्होंने बताया, तो लगा संपर्क में। हाँ, मीडिया से थोड़ा अगर वो दूर रहे होंगे तो हो सकता है उसके कारण ये इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट हो गया, वो नहीं जा रहे। तो लेकिन है कि जो बात उस समय हो रही थी, क्योंकि एक तो है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के आधार के अगर कोई अब तीखे से तीखा भी प्रश्न कोई पूछे तो उसका जवाब देना चाहिए, और देते भी हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ जो है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए करे, तो उससे मुझे लगता है शायद उस कारण से कोई बात हुई होगी। लेकिन है कि जुगल जी काफ़ी एक्टिव हैं और अभी भी लोगों में हैं। हमारी लगातार जो है पहले तो फिज़िकल मीटिंग्स हो रही थी, फिर जो है ऑनलाइन और जो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा भी, और हम लगातार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी जहाँ तक फंड्स की बात रही, क्योंकि आपको याद होगा प्रकाश जावड़ेकर जी का एक आया था, जो उन्होंने कहा था कि 2 साल से जो है जो एमपी का जो लैड फंड है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स के पिछले फंड्स बचे थे जो उन्होंने खर्चे नहीं किए थे, वो खर्च उन्होंने जो है दे दिए। उसमें कई हैं, उसमें हमारी पार्टी के भी लोग हैं और उसमें जो है दूसरी पार्टीज़ के, शायद डॉक्टर फारूकुतुल्लाह ने भी दिए हैं। तो वो पुराना बचा हुआ फंड्स थे जो उन्होंने दिए हैं। लेकिन जुगल जी का फंड जो है लगभग उन्होंने सारा पहले से लैप्स कर दिया। उनको ध्यान में था नहीं कि इस प्रकार का क्राइसिस आ जाएगी तो मैं तब दूंगा। लेकिन जुगल जी का लगातार मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बाकी जो है उसके साथ रब्ता है, लोगों से रब्ता है, मेडिकल स्टाफ यहाँ का जो उसके रब्ता है वो कर रहे हैं। तो लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है सिर्फ पॉलिटिकली जो बात नहीं है, ये सामाजिक और इंसानियत की बात है जिसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं। चलिए सर, आपकी पार्टी के बारे में सवाल कर लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा विक्रम रंधावा जी और जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं, उनके बीच में जो क्लैश आया पिछले दिनों में, क्या बैठ के बात नहीं हो सकती थी? क्या ये जो बातें हैं पार्टी में, किस तरह का माहौल था कि इन बातों को बाहर आना पड़ा? और पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की, उसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की गई और बाद में माफ़ी मांगी कि ये मेरे भाई हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़ा क्लैश क्यों आया पार्टी में? हाँ, आप सही कह रही हैं कि बातें जो हैं बैठ के भी हो सकती हैं और उसका तरीकाकार भी रहता है, उसमें ज़रूर कमी रही है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त, आपने देखा होगा चीज़ें अभी थोड़ी संभल गई हैं, तो आने वाले वक्त में इस प्रकार की बात ना हो, हम इस पर जो है हमें ये भरोसा है। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हुई। नहीं, डेफिनेटली जब पार्टी के फोरम के बाद जब बातें जाती हैं तो डेफिनेटली उसका जो नुकसान तो होता ही है। सर, जिस तरह से आज चमन लाल जी नहीं रहे तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चमन लाल जी पहली पीढ़ी के नेता थे जो
आज़ादी के बाद के। और जम्मू कश्मीर में जो लगातार 1953 से लेकर 1947 के बाद जो यहाँ पर जो लगातार आंदोलन, इंटीग्रेशन का आंदोलन था, उसमें जो सम्मिलित थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त भी जब उन्होंने सत्याग्रह था, वो तब नौजवान थे। SNA यहाँ पर हुई, स्टूडेंट नेशनल एसोसिएशन, जब पहली बार तिरंगा यहाँ चढ़ा तो उस एजिटेशन में वो थे और लगातार वो मंत्री भी रहे और पार्टी को आगे ले जाने में उनका काफ़ी रोल रहा और आखिरी दम तक वो एक्टिव थे। तो ऐसे चमन जी आज नहीं है, डेफिनेटली उनके जो उन्होंने काम किया है उसको लोग याद रखेंगे। तो मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सर, जाते हुए हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि वो स्थिति बन चुकी है जब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जो स्टेटहुड उनसे लिया गया था, क्या उन्हें वापस दिया जाना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि स्टेटहुड मिलेगी और मुझे लगता है जल्दी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक ख़ास जो है माहौल में, परिस्थितियों में ये बात हुई थी। क्योंकि बात ये ध्यान में रहना चाहिए, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है ये प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान द्वारा जब उसको डील करने के लिए क्या था कि हम सरकार में तो हम देखते थे कि मीटिंग में एक बात होती थी और मीटिंग के पीछे दूसरी बातें होती। SSP को प्रेशर, SHO के ऊपर प्रेशर, पत्थरबाजों को छोड़ना है, उसको छोड़ दो, उसको ये कर दो, इससे पॉलिटिकल डिफरेंस रहती थी। तो टेररिज्म को डील करने के लिए केंद्र ने कहा कि उसका क्या रास्ता हो सकता है, तो वही है कि जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस जो है टेंट के होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहे, उसका लाभ हुआ है। लेकिन ये कोई परमानेंट जो बात थी, फीचर बन जाएगा कि जम्मू कश्मीर यूटी रहेगा, ऐसा नहीं है। ये अल्टीमेटली स्टेटहुड होगी और जब भी हालात ठीक होते हैं तो मुझे लगता है पूरा यहाँ स्टेटहुड भी आएगा और इलेक्शंस भी होंगे और पॉपुलर सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने बातचीत सुनी, हमारे साथ है अभी डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि पार्टी काम नहीं कर रही है। कुछ कमियां हैं, जिस तरह से कुछ कमियां रहती हैं सरकारों में, उसी तरह की कुछ कमियां। और बात की जाए यहाँ पर स्टेटहुड की, जो सबसे बड़ा सवाल था जिसके बारे में जनता जानना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो स्टेटहुड है वो बहाल किया जाएगा। चलिए देखते हैं और कितनी देर लगेगी स्टेटहुड में, जिस तरह से लोग भी चाहते हैं कि अब स्टेटहुड का दर्जा उन्हें वापस दिया जाए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।